डॉक्टर रतनलाल बोल करके गए थे मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही तो हम लोग खुश होते हैं। हिमांशु ने उससे आगे की बात कही कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट नहीं हो रही, उनका तो कल भी 50 रुपये दर्जन केला बिक रहा था, आज भी 50 रुपये दर्जन केला बिक रहा है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि हमारा पुरखा, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ जो 3 लाख रुपये महीने की नौकरी करता था, 10,000 रुपये पर डे की नौकरी करता था, आज मेरा बेटा, आज मेरा भतीजा, आज मेरा होने वाला, आने वाली मेरी जनरेशन 10,000 रुपये महीने की नौकरी ढूंढ रही है। एमटेक बीटेक करने के बाद में उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ये चिंता का विषय है। मुझे 20 साल हो गए आंदोलन में लगे हुए। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। मेरे दादाजी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ नागपुर में दीक्षा ली थी। मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ। मेरे नाना बौद्ध भिक्षु रहे, मेरे दादा बौद्ध भिक्षु रहे। मेरे बाप की शादी सन 70 में बौद्ध धर्म से हुई, तो मुझे कुछ सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभिमन्यु ने तो सीखा होगा माँ की कोख में चक्रव्यूह लड़ना, चक्रव्यूह का युद्ध लड़ना। मैंने माँ की कोख में बुद्ध की और बाबा साहब की बात सुनी थी जब मैं माँ की गोद में था। मैं देखता हूँ अपने समाज को। आज जब मैं घर से निकला तो कुछ लोग नाले की सफाई कर रहे थे नंगे बदन। भारतीय संविधान कहता है कि आप किसी को सर पर मैला ढोने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। लेकिन ये फिर कौन से लोग हैं मेरे ही समाज के जो नंगे बदन एक चड्डी पहन करके नाले में घुसे हुए हैं, 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का क्वार्टर पी करके? ये कौन लोग हैं? मेरे समाज के लोग हैं। हिमांशु ने कहा कि लोग क्या नाम है, फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, रेड लाइट पर हमारे बच्चे, वो हमारे ही लोग हैं। हमारे का मतलब है वो गरीब, वो शोषित, वो पीड़ित, SC ST OBC जिसकी हम बात कर रहे हैं। बेशक मैं मानता हूँ रतनलाल सर ने बहुत सारी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि हम SC ST OBC एक सांस में गिन देते हैं, बिल्कुल गिन देते हैं। मैं भी मानता हूँ कि हाँ, OBC का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो कट्टर हिंदू है। OBC को ही क्यों कह रहे हो, दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कट्टर हिंदू है। RSS की शाखा में जाने वाले लोगों की आप गणना कीजिए। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, अभी 3 दिन पहले RSS के लिए कोई शोभा यात्रा निकल रही थी और आगे आगे जो ढोल बजा करके चल रहा था वो मेरा साथी था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो वाल्मीकि समाज से आता, गहलोत था। मैंने उसको कहा, मैं यार ये तुमको शर्म नहीं आती, तुम ये काम कर रहे हो? उस संगठन को पानी देने का काम कर रहे हो जो संगठन ने हमारी कमर तोड़ दी। तो मैं कह रहा हूँ फिर भी आपसे कि जैसा मैंने कहा कि मैं जब निकला घर से आज, तो अक्सर दिल्ली में आप देखते हैं कि जुलाई में मानसून आने से पहले नालों की सफाई होती है, तो हमारा एक समाज नंगे बदन नाले में, गटर में 100 रुपये का, 50 रुपये का, 200 रुपये का क्वार्टर पहन के दारू पी करके उतरा हुआ है। उनके जमीर को जगाने की ज़रूरत मेरी और हिमांशु की और तमाम लोगों की है। उनको ये बताना है कि ये गैर कानूनी है, आपको नहीं करना है। आपको पढ़ लिख करके उस मूल धारा में शामिल होना। मैं चाहता हूं कि आज की तारीख में मेरे समाज का जो व्यक्ति नाले में उतर करके नाले की गंद को साफ कर रहा है, उसका बेटा पढ़ लिख करके IAS बने, सुरेश कुमार कैद की तरह उसका रिटायरमेंट होना चाहिए 5 स्टार होटल में। ये काम हम लोगों को करना है। राजनीति पर बहुत सारी बातें की आप तमाम लोगों ने। मैं राजनीति से परहेज नहीं रखता हूं। हाँ, RSS और BJP की राजनीति से परहेज रखता हूं। वो मेरे विचार की राजनीति नहीं है। मैं तो हिमांशु भाई जिस संगठन में काम कर रहे हैं, मैं तो उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूँ भीम आर्मी का। मैं तो बसपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। बहन जी से 10 बार मुलाकात हुई है और आज की तारीख में पत्रकारिता करता हूँ। देश में 1000 से ज़्यादा मैंने कवि सम्मेलन बाबा साहब पर जाग करके रात पर 18 राज्यों में किए। संसद भवन में खड़े होकर के बाद 10 बार मैंने बाबा साहब के जन्मदिन पर कविताएँ सुनाई हैं। लेकिन फिर भी कहता हूँ, राजनीति वो चीज़ है, राजनीति वो विषय है कि जिसको समझना और जिसको समझाना दोनों कठिन है। हमारे समाज के लोग कहते हैं कि राजनीति वो, बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें देश का हुक्मरान बनना है। अभी रतनलाल साहब ने उसको अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मैं और बता देता हूँ। क्या बाबा साहब ने सिर्फ इतनी ही बात कही थी? इसके आगे पीछे कुछ और भी कहा होगा। लेकिन हम जितने लोग राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगे हैं, वो 2 बात याद रखते हैं। वो किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हों, वो कहते हैं कि अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें हुक्मरान बनना है। भाई कुछ और भी कहा हुआ, पढ़ लो पूरा भाषण, 44 पेज का भाषण है वो। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस से कभी चवन्नी के हिस्सेदार मत बनना। तो फिर ये भी बता दें बात कब और कहाँ किस तारीख में कही थी। उसके बाद बाबा साहब तो खुद जाकर के कांग्रेस की उसी सरकार में मिनिस्टर भी हो गए, 2 बार राज्यसभा सांसद भी हो गए।
समय समय के अनुसार राजनीति में सोच और विचार बदलता है। जिनको हम ये कहते हैं कि एक कांग्रेस जो है वो नागनाथ एक सांपनाथ है और कांग्रेस तो हरी घास का हरा सांप है, तो भाई आप मुझे बताइए, मैं एटा में था, एक लड़का पीछे खड़े होकर के बोलने लगा, नीला गमछा उसके गले में था, कहने लगा ये राहुल नागपाल तो कांग्रेस का दलाल है। मैंने कहा यार हमने तो कभी कांग्रेस कार्यालय की चाय भी नहीं पी। हाँ, राहुल गांधी से एक दो बार मिल जरूर लिए हैं, वो भी इसलिए 2024 के चुनाव से पहले कि ताकि अपने समाज की बात बता सके, अगर आप सत्ता में आओ तो हमारे समाज के लिए ये करना है। और उसमें अकेला राहुल नागपाल नहीं तो और भी बहुत सारे लोग थे। लोगों ने कहा कि भाई, मैंने उसको बुलाया, मैं कहा नहीं इसका उसको विरोध मत करो, उसको बुलाओ। मैंने उस बच्चे को मंच पर बुलाया, 25 साल की उम्र थी। मैंने कहा बेटा क्या करते हो? उसने कहा जी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं पिताजी क्या करते थे? बोले पिताजी टीचर थे। मैं कब लगी थी पिताजी की नौकरी? क्या 80 में लगी थी। किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने नौकरी दी, पिताजी रिटायर हो गए, पेंशन मिल रही है 60-70 हज़ार रुपये, और उस पेंशन के पैसों से बेटा तैयारी कर रहा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रहा है और कह रहा है कि राहुल नागपाल कांग्रेस का दलाल है। अरे भाई तू कांग्रेस के टुकड़ों पे बोल रहा, राहुल नागपाल नहीं बोल रहा है। मेरे पिताजी नौकरी में नहीं थे, मेरे दादाजी नौकरी में नहीं थे। गाली देने से पहले सोच लो, अगर सारी दुनिया को दुश्मनी बना लोगे तो दोस्त कहाँ से लाओगे? हमको कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा ना। मैं मानता हूं कि राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है, और राजनीतिक ताला चाबी जो है वो एक ऐसी चाबी है जो हर समस्या का समाधान कर देती है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर ताला लोहे का है तो चाबी भी लोहे की होनी चाहिए, तभी ताला खुलेगा। लकड़ी की चाबी से ताला नहीं खुलेगा, ये भी हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये भी बात मान लीजिए, अगर ताला बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो चाबी को अपने अकॉर्डिंग हिलाएगा। खुलना इधर को है, खुल उधर को जाएगा। कब वो अम्बेडकरी मूवमेंट की तरफ खुलेगा ताला, कब आरएसएस की तरफ खुल जाएगा, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लिहाजा ताले की चाबी के पीछे सामाजिक शक्ति होनी चाहिए, ताला सही दिशा में खुले, अन्यथा फिर गलत दिशा में खुलेगा जैसा खुल रहा है। राजनीतिक सत्ता हासिल करना अच्छी बात है, एमपी एमएलए बनिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए, सब कुछ बनिए, ये संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन जरा ये भी सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने के बाद करना क्या है। ये भी देखना है कि हमने अपनी मांगों को किस हद तक उठाया जो हमारे समाज को मिल सके। आज इंडिया में आप देख लें कि मैं एडवोकेट होने के नाते एक कॉलेजियम सिस्टम है इंडिया में, जहाँ जजों की नियुक्ति होती है। 2014 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब ने कॉलेजियम का जो संशोधन आया, 92वें संविधान संशोधन आया, उसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, जिससे कि हाई कोर्ट के जजों में का अपॉइंटमेंट होना था। अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें पूरा भाई भतीजा व्याप्त है। हमारे देश में आज़ादी के बाद कितने बहुसंख्यक लोगों में से चीफ जस्टिस बने हैं, इस पर भी बताऊंगा। किस समाज को कितना प्रतिनिधित्व मिला है, ये भी मैं खुद बताऊंगा। आज तक भारत में 2007 से पहले कोई सीजीआई इंडिया में नहीं बना अनुसूचित जाति से। कोई सिर्फ आज तक एक पारसी जज बने हैं सीजीआई इंडिया में। सिर्फ 4 समाज के व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बनाया गया। और आज़ादी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा रहा वो एक अल्पसंख्यक जाति का रहा। कॉलेजियम सिस्टम से आप ये देखें कि कम से कम 150 परिवारों का इस भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर कब्जा है। चाहे जजों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे बहुजन समाज की प्रतिनिधित्व का मामला हो, चाहे हाई कोर्ट में हो। अभी आप रिसेंटली मामला आप ग्वालियर हाई कोर्ट का देख ही रहे होंगे बाबा साहब की मूर्ति के लिए, जहाँ पर एक जज साहब थे, वो अनुसूचित समाज से बिलोंग करते थे, उसका विरोध किया गया। और विरोध करने वालों ने कितने कड़े शब्दों में विरोध किया, जिसका हमने पढ़े लिखे समाज ने बिल्कुल कोई उचित उत्तर नहीं दिया उसका। जज साहब रिटायर भी हो गए। अब 2000 हमारे समाज से 2007 में के.जी. बालाकृष्णन साहब सीजीआई बने। उसके बाद अब वर्तमान में सीजीआई हमारे समाज से हैं। बाबा साहब की एक मूर्ति को लेकर इतना विवाद,
इसलिए था कि कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजा बात चल रहा है, हमारे वहाँ लोग नहीं, हमारी बात करने वाले लोग नहीं, गिने चुने लोग हैं। आज तक भारत में कितने जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया, कभी हमने विचार किया? नहीं किया, क्योंकि सिर्फ एक जस्टिस कर्नल अनुसूचित जाति से थे। एक जज के यहाँ 1500 करोड़ की धनराशि पकड़े जाने के बाद इम्पीचमेंट में नहीं लाया गया। एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अनुसूचित जाति होने के बाद उनको NBW करके उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो हम सभी लोग यहाँ जागरूक समाज से हैं, जागरूक लोग हैं, तो बाबा साहब का हमें एक ही मिशन ले आना है कि किसी तरीके से हम सोसाइटी को पे बैक करें, जो हमारे लोग निचले पायदान पे हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश करें। इसी के साथ में अपना